नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण विज्ञान पेडोलॉजी, यानी एक ही वीडियो में पूरी साइंस पेडोलॉजी खत्म करेंगे और आपके एग्जाम में यहां से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान शिक्षण और इसका महत्व। दोस्तों एक बात और कि आपको इसकी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको फुल वीडियो वॉच कर लेना है, ध्यान से देख लेना है और इसकी नोट्स बिल्कुल फ्री, हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप इसकी नोट्स बिल्कुल ना बनाएं, बस वीडियो एक बार ध्यान से देख लें जिससे आपको विज्ञान शिक्षण पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं विज्ञान शिक्षण और इसका महत्व। सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान शिक्षण क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। विज्ञान विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उन्हें पूर्वाग्रहित होने से बचाता है और उनके जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करता है। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है पूर्वाग्रहित। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रहित होता क्या है। तो जो पहले से आपका अंधविश्वास चला आ रहा है, कुछ ऐसे बातें जो मिथक हैं यानी गलत हैं, फिर भी लोग उनको मानते हैं। जैसे मानते हैं कि लड़का लड़की से ज्यादा होशियार होता है या लड़के जो हैं वो लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होशियार होते हैं। तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बस ये एक अंधविश्वास है जो पहले से चला आ रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम? पूर्वाग्रहित। ठीक है, तो जो विज्ञान होता है वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उन्हें पूर्वाग्रहित होने से बचाता है और उनके जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। विज्ञान किसी भी समाज में लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त कर उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करता है। लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है, अज्ञानता है और जो लोग गरीब हैं उनको इन बंधनों से मुक्त कर उन्हें विकास यानी विकास करने की दिशा में प्रेरित करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि विज्ञान की शिक्षा कैसी हो। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। विज्ञान की शिक्षा कैसी हो, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को निम्नलिखित, जो अभी नीचे पॉइंट है, निम्नलिखित प्रकार से समर्थ बना सके जिससे विद्यार्थी क्या हो? अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों एवं अवधारणाओं को समझने और इसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, यानी उनका जो संज्ञानात्मक ज्ञान का स्तर है उसके अनुरूप विज्ञान के जो तथ्य हैं और विज्ञान की जो धारणाएं हैं उनको समझ सकें और उसको प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बच्चा उन तरीकों को और उन क्रियाओं को यानी क्रियात्मक ढंग को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, ये सब एनसीएफ 2005 से लिए गए पॉइंट हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां पे एनसीएफ 2005 शब्द जुड़ जाता है वो परीक्षा के लिए बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। स्वयं को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से संबंधित कर सके। स्थानीय आपका ये छोटा रूप होता है और वैश्विक जो है वो बड़ा रूप होता है, यानी स्थानीय स्थान और वैश्विक मतलब काफी विस्तार से फैला हुआ। तो स्वयं को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से संबंधित कर सके। अगला पॉइंट, अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध एवं रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चा अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध एवं रचनात्मकता क्या होती है? मतलब किसी चीज की रचना करना, सृजनशीलता यानी नए नए विचार मन में आना, वो आपकी रचनात्मकता कहलाती है और विज्ञान प्रौद्योगिकी को इन सब चीजों से वो परिभाषित कर सके। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या व विषय वस्तु। दोस्तों विज्ञान की पाठ्यचर्या व विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, यहां से प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो विज्ञान की पाठ्यचर्या अथवा विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य यानी यथार्थ जीवन और वास्तविक कार्य क्या होता है, जो वास्तव में हो, दिखाई दे, अदृश्य ना हो, दिखाई देने वाली चीजें हो। ठीक है, वास्तविक चीजें हो।
तो यथार्थ जीवन की दुनिया में जीवितता हेतु पूर्ण रूप से तैयार कर सके, यानी विद्यार्थी को तैयार किया जाए, पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वास्तविक जीवन और यथार्थ जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार कर सके। अगला पॉइंट देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी का विज्ञान से प्रथम बार परिचय होता है। दोस्तों परिचय तो आपका प्राथमिक लेवल में भी हो जाता है, लेकिन उसमें पर्यावरण के रूप में थोड़ा सा होता है, और आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का एक अलग ही महत्व हो जाता है। तो इसलिए यह पॉइंट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का, यानी विद्यार्थी का विज्ञान से पहली बार परिचय होता है, प्रथम बार परिचय होता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को विद्यार्थियों के अनुभव जगत के वातावरण से संबंधित किया जाना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उनको विद्यार्थी के वातावरण अनुभव, यानी वातावरण से विद्यार्थी ने जो अनुभव प्राप्त किया है उससे संबंधित की जानी चाहिए। क्या? वैज्ञानिक अवधारणाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु को क्रियाकलाप आधारित बनाना चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं करके सीखे। दोस्तों जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए कि विद्यार्थी स्वयं करके सीखे, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये हमेशा सही होगा। विद्यार्थी स्वयं करके सीखे, स्वयं क्रियाकलाप करके सीखे, या स्वयं उसको करने के अवसर दिए जाए, ये आपके सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो विषय वस्तु के क्रियाकलाप यानी जो कार्य करना होता है वो जो किस पर आधारित होना चाहिए? विद्यार्थी के स्वयं करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझिए। तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, विज्ञान के जो तथ्य होते हैं उनमें जो कार्य करके सूचना प्रदान की जाती है, तो बच्चे तथ्यों की क्रियात्मक सूचना को प्रदान करें। ठीक है, क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना, जो क्रियात्मक संकल्पनाएं हैं तो उनमें बालकों को सक्षम बनाइए। ठीक है, अगला पॉइंट, विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, ऐसा टॉपिक छेड़ा जाए, यानी ऐसी विज्ञान पढ़ाई जाए, ऐसी शिक्षण विधियां अपनाई जाएं जिससे बालक के अंदर विज्ञान पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी वैज्ञानिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें बच्चे के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट, यांत्रिक कौशल का विकास करना, जो आपके उपकरण हैं उनको कैसे यूज करना है, उन सब चीजों का विकास करना है बालक के अंदर। विज्ञान संरचना की प्रशंसा व उनके प्रयोगों को समझना, जो विज्ञान में प्रयोग होते हैं और विज्ञान की जो संरचना है उसको अच्छे से बालक को समझना चाहिए, यानी आप उसको समझा पाएं। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांतों का क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करना, जो सिद्धांत होते हैं, जो रूल बनते हैं, उनका क्रियाकलाप द्वारा, कार्य द्वारा, यानी क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करवाना। अगला पॉइंट, समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना, बच्चे समस्या का समाधान कर पाए ऐसे कौशल का विकास आपको बच्चे के अंदर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी प्रश्न एक जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं? पहला, विज्ञान अध्ययन हेतु रुचि बढ़ाना, यानी पहला लक्ष्य क्या है कि विज्ञान के अध्ययन के लिए बच्चे के अंदर रुचि बढ़ाइए। दूसरा, विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, यानी विज्ञान का स्वतंत्र अनुभव, यानी स्वतंत्र अध्ययन, यानी बच्चे को स्वतंत्र करिए, खुद से करके सीखने दीजिए, उस हेतु आप समर्थ बनाएं कि बच्चा स्वयं करके किसी कार्य को सीखे और स्वतंत्र अध्ययन करे। तीसरा पॉइंट, प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, बच्चा प्रयोग करके सीख सके उसके लिए आप बच्चे को सक्षम बनाइए, ये विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। चौथा, वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग में समर्थ बनाना, अभी मैंने बताया था जो वैज्ञानिक उपकरण है उनके प्रयोग में आप बच्चे को समर्थ बनाइए, यानी सामर्थ्य बनाइए। विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनाना, विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न होते हैं अंक वाले, उनको हल करने में बच्चे को सक्षम बनाइए। तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना, बच्चा किसी समस्या को तर्कपूर्ण से सोचे, अपने विचार प्रदर्शित करे, यानी तर्कता से, गहनता से सोचे, उस हेतु आप बच्चे को सक्षम बनाएं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्ञान अर्जित करने हेतु रुचि व कौशल का विकास करना या रुचि व कौशल विकसित करना। यह भी एक आपका पास्ट टैग वर्ड है कि ज्ञान अर्जित हेतु रुचि व कौशल का विकास करना। अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, विज्ञान शिक्षा की वैधता। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिए।
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैधता क्या है। वैधता शब्द इसका मतलब क्या होता है, तो वैधता होती क्या है कि किसी चीज के लिए या किसी वस्तु के लिए या शिक्षा के लिए हमने जो रूल निश्चित कर रखे हैं, अगर उन नियमों का कभी प्रयोग किया जाता है तो वो नियम सही हो, गलत ना हो, खरे के खरे उतरे, वही आपकी क्या कहलाती है, वैधता। अब समझेंगे विज्ञान शिक्षा की वैधता। इसके अंतर्गत आपके 5-6 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली संज्ञानात्मक वैधता, तो ये क्या होती है, तो इसके अंतर्गत पाठचर्या की विषय वस्तु प्रक्रिया, भाषा व शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट है, यानी भाषा व शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास बच्चे के मानसिक आईक्यू लेवल के अनुरूप हो और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए, बाहर ना जाए। ठीक है, यानी जो पाठचर्या की विषय वस्तु प्रक्रिया है और भाषा शिक्षा का शास्त्रीय अधिगम या अभ्यास है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर ही हो, पहुंच के अंदर हो, बाहर ना हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों, प्रक्रिया की वैधता, तो इसके अंतर्गत पाठचर्या ऐसी हो जो बच्चे को वैज्ञानिक जानकारी के पुष्टिकरण व सृजन करने की ओर बढ़ाए, जिससे विज्ञान में बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का पोषण हो सके। यानी इसके अंतर्गत पाठचर्या आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और सृजन करने की क्षमता हो, और विज्ञान बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का पोषण कर सके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया की वैधता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऐतिहासिक वैधता, दोस्तों ये क्या होती है, तो इसके अंतर्गत पाठचर्या की ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दें, यानी जो पाठचर्या है उसको इतिहास, यानी जो पहले से हिस्ट्री विज्ञान की चली आ रही है, उस दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थियों को जानकारी दें, जिससे क्या होगा, विद्यार्थी यह समझ सकेगा कि समय के साथ साथ विज्ञान की अवस्थाएं कैसे विकसित हुई हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संबंधी वैधता, ये क्या होती है, तो इसके अंतर्गत विज्ञान को विद्यार्थियों के स्थानीय या वैश्विक, दोस्तों स्थानीय का मतलब संक्षेप होता है और वैश्विक का मतलब होता है विस्तार, यानी स्थानीय व वैश्विक पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए, ताकि वह विज्ञान, तकनीकी व समाज के पारस्परिक संवाद के मुद्दों को समझ सके। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी वैधता यही है कि विज्ञान को विद्यार्थियों के स्थानीय यानी जिस वातावरण में रह रहे हैं और वैश्विक दोनों के पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए, ताकि वह विज्ञान, तकनीकी व समाज के पारस्परिक संवाद के मुद्दों को समझ सके। नैतिक वैधता, दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए कि नैतिक वैधता क्या होती है। तो इसके अंतर्गत पाठचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता, सहयोग की भावना पर आधारित हो, ठीक है, तथा भय व पूर्वाग्रह से आजादी जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे, यानी बच्चे के अंदर भय व पूर्वाग्रह जैसे अंधविश्वास न रह जाए, और विद्यार्थी में पर्यावरण व जीवन के संरक्षण के प्रति चेतना का विकास हो, यानी प्रति चेतना को विकसित करें, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन दोनों को लाभ हो। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण की विधियां, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। तो विज्ञान शिक्षण की विधियां, इनको ध्यान से समझते हैं। पहली संभाषण प्रदर्शन विधि, दूसरी प्रयोगशाला विवेचन विधि, तीसरी आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, और इसी को आप क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि और खोज विधि, चौथी प्रोजेक्ट विधि, पांचवी नियोजित अनुदेशन विधि। अब समझेंगे कि संभाषण प्रदर्शन विधि क्या होती है। तो संभाषण प्रदर्शन विधि, जब शिक्षक कक्षा कक्ष में व्याख्यान विधि का या भाषण द्वारा बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, संभाषण प्रदर्शन विधि। ठीक है। दूसरा प्रयोगशाला विवेचन विधि, बच्चे जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप, प्रयोगशाला विवेचन विधि। ठीक है। तीसरी आपकी हो गई ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए खुद से खोज करके सीखने के लिए। ठीक है, वो आपकी अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और खोज विधि कहलाती है। चौथी प्रोजेक्ट विधि, इस विधि को दोस्तों अभी छोड़ देते हैं, इसको आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवी नियोजित अनुदेशन विधि, जो पहले से आपका कार्यक्रम तैयार हो चुका है उसी के अनुसार आप कार्य करें, वही क्या कहलाती है, नियोजित अनुदेशन विधि। अब आगे देखते हैं, ये आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है।
प्रोजेक्ट विधि के सोपान, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने इसको प्रोजेक्ट विधि को थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना। इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षक को कक्ष में बच्चों से बातचीत करनी चाहिए कि जिससे परिस्थितियां उत्पन्न हो क्रियाकलाप करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा, योजना का चयन और उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण, यानी क्रियाकलाप करने के लिए योजना का चयन करेंगे और उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण करेंगे। तीसरा, प्रोजेक्ट का नियोजन। जब हमने उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर लिया तो फिर हम प्रोजेक्ट को नियोजन यानी प्रोजेक्ट का नियोजन यानी क्रियाकलाप का नियोजन करेंगे, योजना बनाएंगे क्रियाकलाप करने की, ठीक है। चौथा, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, यानी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसका क्रियाकलाप करेंगे, उसको प्रोजेक्ट को पूरा कार्य करेंगे प्रोजेक्ट का, ठीक है। पांचवा, मूल्यांकन। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो हम उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। आगे देखेंगे छठवां, जब हम मूल्यांकन कर लेंगे उसके बाद इन सभी चीजों की हम क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। वही आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि के सोपान के अंतर्गत ये आपके छठों पॉइंट आ जाते हैं। तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री, यहां से प्रश्न जरूर आएंगे विज्ञान में, तो ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। दृश्य शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पे चार्ट नहीं लिखा, ठीक है, चार्ट, पहला चार्ट, दूसरा चित्र, तीसरा रेखा चित्र, मानचित्र, वास्तविक वस्तु, पोस्टर, ग्राफ, ग्लोब, प्रतिरूप, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल बोर्ड, पॉकेट बोर्ड, एलईडी स्लाइड, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आप याद कर लीजिए, ये आपके दृश्य शिक्षण सामग्री हैं जिनको सिर्फ देख के आप शिक्षण क्रिया कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रव्य शिक्षण सामग्री, इसको देखेंगे, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ऑडियो टेप, ऑडियो सीडी, ये सारी चीजें आपके श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे दोस्तों देखेंगे दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत क्या है, टीवी, कंप्यूटर, फिल्म, प्रोजेक्टर, ठीक है, चलचित्र, डिजिटल पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया पाठ्य पुस्तक इत्यादि, ये आपके दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।